हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड है आपके बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 पर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपका मेजर पेपर DSC 4 का सब्जेक्ट मानव शिक्षा, संज्ञान और स्कूली शिक्षा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप DU, सोल, रेगुलर, NC-वेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आसानी से समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप DU, सोल, रेगुलर, NC-वेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आसानी से समझना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपका सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट DSC 4 का मानव शिक्षा, संज्ञान और स्कूली शिक्षा। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम अभी तक क्या क्या कवर कर चुके हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर हम अभी तक यूनिट नंबर 1 को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इसके साथ साथ यूनिट 2 को भी कवर कर चुके हैं। यूनिट 2 में हम आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 3 को कवर कर चुके हैं और आज की वीडियो में हमारा जो यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 4 और 5 रहने वाला है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 4 और 5 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें यूनिट नंबर 2 के चैप्टर नंबर 4 की, तो चैप्टर नंबर 4 जो है आपका, वो संज्ञानात्मक विकास के अंदर आपका जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम इसके परिचय की बात करते हैं। तो परिचय में क्या बताया गया है कि आपका जो लेव वाइगोत्स्की जो है, ठीक है, या जिसको हम लियो वाइगोत्स्की के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने क्या कहा है, ये आपके एक फिलोसोफर हैं। इन्होंने क्या कहा है कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अंतरक्रिया और संस्कृति के माध्यम से होता है, बच्चा दूसरों के सहयोग से ही सीखता है। यानी अगर इसे सरल भाषा में समझे तो जो आपके वाइगोत्स्की हैं, फिलोसोफर जो है, इन्होंने क्या बताया है, इनके अनुसार जो बच्चे का जो दिमाग है ना, जो उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है, उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो समाज में जितने भी आसपास लोग हैं जो उस बच्चे से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा हो रहा है। यानी बच्चे का जो दिमागी विकास जो है, संज्ञानात्मक विकास जो है, वो समाज के द्वारा और समाज में रहने वाले लोगों के द्वारा होता है। बच्चा अकेले नहीं सीखता, बल्कि अपने माता पिता यानी अपने पेरेंट्स से, शिक्षक से, दोस्तों से बात करके ही और उनके साथ काम करके ही वो सीखता है। ऐसा किसका मानना है? वाइगोत्स्की का मानना है। और इसी के बारे में इन्होंने बताया है। सामाजिक सांस्कृतिक आप समझ रहे हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया, समाज में रह के ही बच्चा सीख रहा है, दूसरों से सीख रहा है, दूसरों के सहयोग से सीख रहा है। तो इसके अंदर अब हम बात करते हैं इसकी मुख्य अवधारणाओं की। वाइगोत्स्की ने क्या बताई है? तो पहली अवधारणा आपकी क्या है कि सामाजिक अंतरक्रिया दूसरों के साथ संवाद और सहयोग होती है। यानी अगर हम इसे समझे सिंपल भाषा में, तो सामाजिक अंतरक्रिया बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जब बच्चा दूसरों के साथ मिलकर पढ़ाई करता है, खेलता है, तो वो नई नई बातें सीखता है, यानी आपके संवाद सीखता है, ठीक है, उनके सहयोग से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्कूल के अंदर बच्चों को ग्रुप स्टडी करने के लिए सभी बच्चों को ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, तो वहां पे क्या हो रहा होता है, बच्चे एक दूसरे को समझते हैं, उनको जल्दी से जो भी चीजें वो कर रहे होते हैं उन्हें बहुत जल्दी से कैच करते हैं, बहुत जल्दी से सीखते हैं। तो ग्रुप स्टडी में जब बच्चे एक दूसरे के साथ मिलके अपना पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तो इससे उनका सोशल डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट भी होता है और टीम वर्क और जैसे आपका शेयरिंग केयरिंग की जो भावनाएं होती हैं, ठीक है, वो भी डेवलप होती है। उसके बाद है आपका भाषा की अगर हम बात करें तो सोच का महत्वपूर्ण उपकरण क्या माना जाता है? आपका भाषा मानी जाती है। तो भाषा भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बच्चा क्या करता है? पहले दूसरों को सुनता है, ठीक है, पहले आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो पहले हमारी बात बहुत ध्यान से सुनते हैं, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे क्या करते हैं? बोलना सीखते हैं। तो बच्चा पहले क्या कर रहा है? हमारी बातों को सुन रहा है, फिर वो बोलना सीखता है, फिर उसी भाषा का उपयोग करके उसकी जो सोच होती है वो डेवलप होती है, विकसित होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चा पढ़ते समय खुद से बोलता है, ठीक है, अब ये करना है, अब वो करना है, इस तरीके से बच्चा जब खुद से बात करता है तो उससे क्या हो रहा है? उसकी जो समझ है ना, उसका विकास हो रहा है। बच्चा आसानी से समझने में उसको मदद मिल रही है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ भाषा की वजह से। तो अब हम बात करते हैं आपका निकटतम विकास क्षेत्र, जिसको हम ZPD के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है? वह स्तर होता है ये जहाँ बच्चा सहायता से कार्य करता है। यानी अगर हम ZPD की बात करें तो इसका मतलब होता है कि बच्चा कोई भी काम अकेले नहीं कर पाता, ठीक है, लेकिन किसी ना किसी की मदद वो लेता है उस काम को करने में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चे, आपने देखा होगा कि कई
बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद से साइकिल नहीं चला पाते, लेकिन उसमें वो क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं अपने पेरेंट्स की, अपने एल्डर्स की, ठीक है, अपने भाई बहनों की। तो ये क्या है आपका ZPD यानी निकटतम विकास क्षेत्र, जहां बच्चा अकेले किसी कार्य को नहीं कर सकता, नहीं कर पाता, उसमें वो किसी ना किसी की मदद लेता है। तो लेव वाइगोत्स्की हमें यही सिखाना चाह रहे हैं कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो अकेले नहीं होता, उसमें समाज और संस्कृति भी शामिल होती है। समाज में जितने भी लोग होते हैं, बच्चे के वातावरण में जितने भी लोग जो होते हैं, उपस्थित जो होते हैं, आसपास जो होते हैं, बच्चे से जो जुड़े हुए होते हैं, वो सब बच्चे के डेवलपमेंट में, विकास में उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्कैल्प फोल्डिंग की। अगर हम स्कैल्प फोल्डिंग की बात करें तो लेव वाइगोत्स्की इसमें क्या बताते हैं कि शिक्षक या सहायक द्वारा, ठीक है, की गई अस्थायी जानकारी, यानी अगर हम बात करें स्कैल्प फोल्डिंग की, तो यहाँ पे स्कैल्प फोल्डिंग का मीनिंग क्या है कि इसके अंदर क्या होता है, शुरुआत में बच्चा जो होता है ना वो मदद लेके काम करता है, ठीक है, धीरे धीरे काम करना शुरू करता है, ठीक है, स्कैल्प फोल्डिंग करना सीखता है। मतलब स्कैल्प फोल्डिंग का मीनिंग यहाँ पे ये है कि सबसे पहले वो सवाल जवाब करना सीखता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछना सीखता है, सवाल जवाब करना सीखता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो बच्चा है वो अपने टीचर से सबसे पहले सवाल समझने का प्रयास करता है, यानी टीचर जो है सबसे पहले उसे समझाएंगे, ठीक है, सवाल को समझाएंगे और फिर उस बच्चे को क्या बोलेंगे कि अब ये वाला सवाल तुम खुद सॉल्व करके दिखाओ। फॉर एग्जांपल जैसे एडिशन के टाइम पे क्या होता है, जब टीचर समझा रहे होते हैं बच्चों को, तो पहले वो एग्जाम्पल से खुद समझा के उन्हें समझा देते हैं, एग्जाम्पल देके, उसके बाद कई ऐसे सम्स होते हैं जो बच्चों को देते हैं करने के लिए। तो यहाँ पे जो आपका होता है वही स्कैल्प फोल्डिंग कहलाता है, यानी सबसे पहले जो आपके सवाल हैं, जो समस्याएं हैं, पहले आप शिक्षक की सहायता के द्वारा समझते हैं, जानते हैं उसको, और फिर खुद करने का जब आप प्रयास करते हैं, उस सवाल को सॉल्व करने का खुद से प्रयास करते हैं, वही आपका स्कैल्प फोल्डिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ पे आपको क्या कर रही हूँ, ये चैप्टर समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये पॉइंट समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे अभी आप किससे हेल्प ले रहे हैं, मेरी हेल्प ले रहे हैं इस चैप्टर को समझने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप फिर खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे, ठीक है, खुद से समझने का प्रयास करेंगे। तो यही क्या हुआ, आपका स्कैल्प फोल्डिंग हुआ, जिसमें स्कैल्प फोल्डिंग में सबसे पहले हम टीचर की हेल्प लेके किसी चीज को समझते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर खुद से हम अपना प्रयास करते हैं, वही आपका स्कैल्प फोल्डिंग कहलाता है। अब हम बात करते हैं इसके शैक्षिक महत्व की। अगर हम शैक्षिक महत्व की बात करें तो शिक्षक को समूह कार्य, चर्चा, मार्गदर्शन और सहयोगात्मक अधिगम का उपयोग करना चाहिए ताकि विद्यार्थी अपनी क्षमता से आगे बढ़ सके। यानी इसका कंक्लूजन क्या कहता है, इस पूरे चैप्टर का ये जो प्रिंसिपल दिया है, यानी जो सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया है, उनके अनुसार क्या है कि बच्चे का जो विकास होता है ना, जो डेवलपमेंट होता है, अगर वो अच्छे माहौल में हो रहा है, उसको सहयोग मिल रहा है, चाहे वो शिक्षक के द्वारा सहयोग मिल रहा हो, चाहे उनके माता पिता के द्वारा मिल रहा हो, चाहे फिर उनके सहयोगियों के द्वारा यानी उनके दोस्तों के द्वारा उन्हें सहयोग मिल रहा हो, यानी बच्चे का डेवलपमेंट जब भी पॉसिबल होता है तभी वो अच्छे से सीख पाता है, जब उसके आसपास का जो माहौल होता है वो अच्छा होता है, सहयोगी माहौल होता है, सही मार्गदर्शन मिलता है उसे। अगर उसे सही मार्गदर्शन ना मिले, सही से मदद ना मिले, तो वो जल्दी से अच्छे से किसी भी कार्य को नहीं सीख पाएगा। यहाँ पे वाइगोत्स्की हमें यही समझाना चाहते हैं कि जो आपका डेवलपमेंट होता है बच्चे का, वो सिर्फ अकेले ही नहीं होता, उसके अंदर समाज की भूमिका भी होती है, आपकी संस्कृतियां भी जुड़ी हुई होती हैं, मतलब समाज में जितने भी आसपास के आपके लोग होते हैं वो सब जुड़े हुए होते हैं बच्चे के डेवलपमेंट से। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 2 का। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। तो अगर हम चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे जो आपके कार्ल रोजर्स हैं, इनके प्रस्तावनानुसार अधिगम एक प्रक्रिया के रूप में व्यक्ति की विशिष्टता एवं स्वयं के प्रति उन्नति से संबंधित है। यानी इस चैप्टर में आपके जो दूसरे जो नए फिलोसोफर हैं यानी कार्ल रोजर्स, इनके अनुसार क्या बताया गया, जो आपकी लर्निंग है, अधिगम जो है वो क्या है, एक प्रोसेस है, यानी एक प्रक्रिया है, जिसके रूप में किसी भी व्यक्ति की जो विशिष्टता है यानी उसकी जो क्वालिटी है, अनूठापन जो है किसी भी व्यक्ति के अंदर, वो स्वयं के प्रति उन्नति से संबंधित होता है। यानी अगर हम इसे परिचय से समझे तो कार्ल रोजर्स ने जो अपना दृष्टिकोण दिया था वो किस पे दिया था, मानवतावादी दृष्टिकोण के ये क्या थे, समर्थक थे कार्ल रोजर्स। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि उनके अनुसार जो आपकी लर्निंग है तभी सबसे अच्छी हो सकती है जब व्यक्ति की जो रुचि है, जो उसका जो इंटरेस्ट है, उसकी जो स्वतंत्रता है, उसका जो आत्म अनुभव है, आत्म विकास जो है, जब उससे वो जुड़ा हो। यानी सिंपल भाषा में समझते हैं, कार्ल रोजर्स जो है उन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण दिया। अभी तक हमने जितने भी फिलोसोफर पढ़े, किसी ने आपको सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण बताया, किसी ने सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अंदर आपका मैथमेटिक्स किस तरीके से आप बच्चे सीखते हैं, किस तरीके से गणितीय अवधारणाओं को सीखते हैं, कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, वो बताया। लेकिन जो यहाँ पे कार्ल रोजर्स हैं, इन्होंने क्या बोला, मानवतावादी दृष्टिकोण दिया। यानी इंसान
जब अच्छे से सीख पाता है, जब अधिगम अच्छे से कर पाता है, जब उसका इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस दी जाए, यानी उसकी रुचि को महत्व दिया जाए, उसकी स्वतंत्रता हो उसको, ठीक है? उस कार्य को करने की उसको स्वतंत्रता हो, आत्म अनुभव हो और आत्म विकास भी इससे आपका जुड़ा हुआ होता है। यानी कोई बच्चा अगर ड्राइंग में अच्छा है, ठीक है? बहुत अच्छी प्यारी-सी वो आर्ट बनाता है, तो उसकी लर्निंग तभी पॉसिबल होती है जब आप उसको एक फ्रीडम देते हैं, ठीक है? उसका इंटरेस्ट जान पाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसको आप टीच करते हैं, ठीक है? तो तभी उसका जो लर्निंग का जो प्रोसेस होता है ना, अधिगम जो होता है, अधिगम की प्रक्रिया होती है, तभी वो बन पाती है, डेवलप हो पाती है अच्छे से। अब हम इसके मुख्य विचार की बात करते हैं, यानी कार्ल रोजर्स ने आपके कौन-कौन से मुख्य विचार दिए हैं। तो पहला क्या बताया कार्ल रोजर्स ने कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है आपका वो अनूठा होता है, यानी स्पेशल होता है हर व्यक्ति। और सीखना अर्थपूर्ण और आत्मनिर्देशित होना चाहिए, यानी जो भी आप सिखा रहे हैं उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए, आत्मनिर्देशित होना चाहिए, यानी सेल्फ जो आपका हम कह सकते हैं निर्देशित निर्देशित मतलब उसके अंदर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से किस डायरेक्शन में किसी भी चीज को सीख रहा है। उसके बाद है आपका शिक्षा का उद्देश्य केवल सिर्फ जानकारी देना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी जो पर्सनालिटी है, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है, व्यक्तित्व का जो विकास है उसका पूरे रूप से होना चाहिए, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है आपका पर्सनालिटी का वो पूरा होना चाहिए है, जो भी आप शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। यानी जैसे आपने प्राइमरी क्लासेस में देखा होगा, बच्चों को कोई भी चीज़ अगर वो सिखाते हैं तो वो थीम बेस्ड होती है। जो प्राइमरी क्लासेस की जो लर्निंग होती है वो थीम बेस्ड होती है, ठीक है? यहाँ पे थीम रखी जाती है कि बच्चों को किस तरीके से हम सिखाएंगे कि जिससे उनका फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, ये सब कुछ हो जाए एक ही बारी में, ठीक है? तो यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ आपको जानकारी, इंफॉर्मेशन देना नहीं होता, बल्कि आपका पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसमें आपका शामिल होता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं आत्म समाज और आत्म सम्मान की, ठीक है? तो आत्म समझ और आत्म सम्मान भी आपके सीखने का एक आधार है, यानी आत्म समझ आपके अंदर बहुत ज्यादा होना जरूरी है और आपको आत्म सम्मान भी मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं इसके शैक्षिक महत्व की। तो शिक्षक को सहानुभूतिपूर्ण, स्वीकृतिपूर्ण और स्वतंत्रता वातावरण बनाए रखना चाहिए, जहाँ पे विद्यार्थी भय मुक्त होकर ही सीख सके। यानी इस चैप्टर का जो कंक्लूजन है, यानी निष्कर्ष जो है, वो क्या कहता है कि क्लासरूम के अंदर आपका जो टीचर है वो ऐसा होना चाहिए जो एक फ्रीडम, जो एनवायरनमेंट है, स्वतंत्र वातावरण जो है उसको रखे एनवायरनमेंट के अंदर। यानी कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो कि वो डर के मारे कुछ पूछ ही नहीं रहा है, ठीक है? जो भी उसकी जिज्ञासाएं हैं, जो भी उसकी इच्छाएं हैं, जो भी उसकी हम कह सकते हैं समस्याएं हैं, वो अपने अंदर ही दबा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्लासरूम का एनवायरनमेंट, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स है, जो विद्यार्थी हैं, वो स्वतंत्र रूप से शिक्षक से प्रश्न कर सकें, ठीक है? मतलब शिक्षक को अपना क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा रखना चाहिए कि कोई भी बच्चा आपसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सके, ठीक है? आप उसे स्वीकृति दे सके, ठीक है? आप उसे परमिशन दे सके कोई भी प्रश्न करने की, पूछने की। और यहाँ पे जो लर्निंग होनी चाहिए ना, वो स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं चाइल्ड सेंटर्ड भी होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे जो लर्निंग होनी चाहिए आपकी, वो चाइल्ड सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए, जो स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के आपकी बनाई गई हो, ठीक है? ताकि कोई भी स्टूडेंट की जो लर्निंग है, कोई भी बच्चे की जो लर्निंग है, जो आपका अधिगम है, उसकी जो प्रक्रिया है, वो बहुत अच्छे से हो सके। अगर क्लासरूम के अंदर एक भयपूर्ण जो माहौल है, यानी टीचर ने अपने आप को इस तरीके से फ्रेम करा हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से वाली हैं या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हैं, अगर इस तरीके से जो प्राइमरी लेवल में अगर कोई इस तरीके से अगर टीचर होता है, तो वहाँ पे जो बच्चों की जो लर्निंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि हो नहीं पाती, जैसी बेहतर तरीके से होनी होती है बच्चों की लर्निंग, वैसी नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि बच्चों के अंदर ना एक भय होता है, एक डर होता है कि अगर हमने ऐसा पूछा तो टीचर हमें डांटेगा। तो यहाँ पे अब आपने देखा होगा कि जो अभी में प्रेजेंट में जो अभी वर्तमान में जो हमारी प्राइमरी स्कूल्स हैं या प्ले स्कूल्स हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा जितने भी आपके टीचर्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, ठीक है, बच्चों से। उन्होंने माहौल ऐसा बनाया होता है क्लासरूम का कि बच्चे जो हैं वो बिना डर के, बिना झिझक के अपने प्रश्नों को टीचर से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका कंक्लूजन निकलता है इस चैप्टर का, वो यही निकलता है कि क्लासरूम का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चा क्या हो, अपने आप से पूछे, प्रश्न पूछे, उसके अंदर एक हिम्मत हो, उसके अंदर एक जिज्ञासा हो, क्यूरियोसिटी हो एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है?
तो ये थी आपकी यूनिट नंबर 2, जिसके चैप्टर नंबर 4 और 5 को आज हमने डिस्कस करा। यूनिट नंबर 2 आपकी इसी के साथ समाप्त होती है। अगली यूनिट जो है आपकी यूनिट नंबर 3 है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये जितने भी मैंने आपको 2 चैप्टर जो अभी कराए हैं, इसमें से जितने भी मैंने अभी आपको टॉपिक्स कराए हैं, पढ़ाए हैं, समझाए हैं, अगर आपको शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए हैं तो आप सभी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टा पेज को भी फॉलो करके डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई यूनिट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।